अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। अपोजिशन जमातों की सियासी सरगर्मियों में इजाफा हो गया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो वफ्द है वो लाहौर का दौरा कर रहा है, जहाँ अपोजिशन अलायंस के नुमाइंदे मुख्तलिफ मुलाकातें कर रहे हैं। लाहौर में मौजूद महमूद खान अचकज़ई का ये कहना है कि हमारी तहरीक मुल्क बचाने के लिए जो है वो है, हमारी तहरीक में लोग शामिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी वो सिंध का दौरा कर रहे हैं। PTI ने कराची में जलसे का ऐलान कर रखा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि मुज़ाकरात और मज़ाहमत की जो कॉल है उसका मैंडेट महमूद खान अचकज़ई और अलामा साहब को जो है वो दिया गया है। मुज़ाकरात और मज़ाहमत से मुतालिक जैसा वो चाहें वो फैसला करें। उन्होंने कहा कि मुझे स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का मैंडेट दिया गया है और जल्द ये अरूज पर होगी। सिंध आमद पर सिंध हुकूमत जो है उसने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को वेलकम किया था, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सराहा भी जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का यह कहना है कि सोहेल आफरीदी को हर सहूलत देंगे, वो बस कानून हाथ में न लें। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह का यह कहना है कि सिंध में वज़ीर आला KP को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त है। बाग़े जना में जलसे की इजाज़त भी दी जा रही है, लेकिन साथ ही साथ वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात का मामला था, अब ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक डेडलॉक देखा जा रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का यह कहना है कि 8 फरवरी को ही मालूम होगा कि मुज़ाकरात होने हैं या नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि इनका हंगामा आराई का प्रोग्राम है, अगर ये सिलसिला जारी रखेंगे तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उनका यह भी कहना था कि PTI की तहरीक की कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट भी शुरू करने की पोजीशन में नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर ने मजीद कहा कि हमें कराची में PTI की सरगर्मियों पर कोई एतराज़ नहीं। सिंध हुकूमत वहाँ पहिया जाम हड़ताल की कोई इजाज़त जो है वो नहीं देगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शफीउल्लाह जान का यह कहना है कि सिंध हुकूमत ने जिस तरह खुश आमदीद कहा उस पर शुक्रगुजार है। उनका कहना था कि नून लीग बुखलाहट का शिकार है, चीज़ें उनके हाथ से निकल चुकी हैं, उनके पास कुछ नहीं है, इसलिए पहले 9 मई और अब पहिया जाम हड़ताल पर बात कर रहे हैं। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक का मामला है और दूसरी तरफ साथ ही साथ मुज़ाकरात की बात भी चल रही है, अब इस दोनों मामलात को जो है वो क्या तहरीक इंसाफ आगे बढ़ा सकेगी नहीं, और फिर ये जो सियासी सरगर्मियाँ हम तहरीक इंसाफ की तरफ से देख रहे हैं, क्या वाकई तहरीक इंसाफ को कोई पॉलिटिकल स्पेस जो है वो मिलना शुरू हो गई है। अब इस पर जो है वो प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद, उनसे इस पर जो है वो बात करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया आपके। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये बड़ा मवाजना किया जा रहा है कि कराची में उनको वेलकम किया गया, वहाँ पर जो है वो जलसे की इजाज़त भी, अभी मशरूत इजाज़त जो है वो उनके पास आ गई, और उसका मवाजना हो रहा है पहले लाहौर वाले जो उनका विजिट था CM KP का। तो आपको भी कोई फ़र्क नज़र आ रहा है कराची और लाहौर में CM KP के जाने में? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बिल्कुल फर्क तो बिल्कुल वाज़ेह है, और मैंने कल सराहा भी है जिस तरह सेनेटर सईद गनी साहब, एक्स सेनेटर साहब ने जिस तरह CM सोहेल आफरीदी साहब को वेलकम किया है, और उनके तमाम रफ़ाकार को, और जो सिंधी अजरक पहनाई है, टोपी उनको पहनाई है और इस्तकबाल किया है। तो यही सियासत में यही रवैये हैं। आप सियासी इख्तिलाफ भी रखते हैं और आप मुरव्वत को इखलाक का दामन भी हाथ से नहीं जाने देते। तो ये बड़ा अच्छा जेस्चर है, टोटली अपोजिट टू व्हाट हैपेंड इन लाहौर एंड पंजाब। हालांकि किसी भी सूरत में लाहौर या पंजाब ना तंग दिल है, ना वो खुदा नास्ता मेहमान नवाजी के उसूलों से और रमूज से नावाकिफ हैं। बिल्कुल बड़ा दिल है पंजाब का, बड़ा दिल है पंजाबियों का, लेकिन मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून ने बड़ा गलत हैंडल किया। और जिस किसी ने भी मशवरा दिया है मियाँ साहब को, या उनकी खुद की का ही फैसला था, या मरियम साहिबा को, उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से फजा में एक चेंज आप महसूस कर रहे हैं सिंध में। और वहां क्या हुआ है, सोहेल साहब वहां गए हैं, वहां कौन सी कोई एजिटेशन की है, कोई कानून हाथ में लिया है, बल्कि बड़ा अच्छा जेस्चर हमारी तरफ से भी आया। तो बाकी सियासी इख्तिलाफ तो अपनी जगह पे है, ना PTI नून जो है वो पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ पे आई है, ना पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ पे आई है। अपना अपना मौक़िफ़ रखते हुए उन्होंने एक सियासी रवादारी का मुज़ाहरा किया, और ये बड़ा अच्छा मैसेज दिया है। और इसको एक बात और मैं इसमें ऐड कर दूं कि जो कराची का जो नेचर है,
हाँ। जिस तरह माँ अपने तमाम बच्चों को गोद लेती है, सबको वो प्यार करती है, कराची में हर पाकिस्तान का वाहिद शहर है जो बड़ा ही कॉस्मोपॉलिटन शहर है, जहाँ अच्छा। पश्तून भी हैं, जहाँ बलोच भी हैं, पंजाबी भी हैं, उर्दू स्पीकिंग तो वैसे ही उनका शहर है, और सिंधी भी हैं। तो एक अच्छा माहौल मैं समझता अच्छा, हूँ कि ये 2-3 तो दिन बुनियादी फर्क आपको एक हुकूमत की ताज़ा हवा हैंडलिंग, का झोंका हुकूमतों है की हैंडलिंग पिछले का लग 2-2.5 रहा है, साल की बुनियादी सियासी फर्क जो है। अखमा परवरी में। जी, अच्छा, बिल्कुल फर्क है जी। लेकिन अली भाई, अच्छा चेंज है। ये हम देख रहे हैं अभी वहां पर, अब वो जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का वफ्द है वो लाहौर में मौजूद है, और वो वहां पर जो है वो भी मुलाकातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये कराची में भी हम पॉलिटिकल एक्टिविटी देख रहे हैं। मतलब ये समझा जाना चाहिए कि पॉलिटिकल स्पेस ना मिलने का जो गिला तहरीक इंसाफ करती थी, वो अब पॉलिटिकल स्पेस कहीं ना कहीं मिलना शुरू हो गई है। जी, अली मोहम्मद खान से जो है वो फिर से जो है वो राब्ता। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो उस पर बात कर रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो सिंध का दौरा कर रहे हैं, और सिंध के दौरे पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जिस तरह से उन्हें वहाँ पर वेलकम किया गया उसे सराह रही है। और मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो शफीउल्लाह जान है, उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने जिस तरह उनको वेलकम किया उस पर जो है वो उनके शुक्रगुजार हैं। और उनका ये कहना था कि, और साथ ही साथ उन्होंने जो है वो नून लीग पर भी जो है वो तनकीद की। अब नून लीग की हुकूमत के साथ जो मवाजने किए जा रहे हैं और लाहौर के विजिट के साथ जो मवाजने किए जा रहे हैं उस पर भी जो है वो रद्दमल जो है वो आ रहा है। लेकिन बुनियादी बात वही है कि मुज़ाकरात के हवाले से कि क्या चीज़ें आगे बढ़ सकेंगी या नहीं बढ़ सकेंगी। और तहरीक इंसाफ जिस पॉलिटिकल स्पेस के ना मिलने का गिला करती थी, क्या अब उनको पॉलिटिकल स्पेस मिलना शुरू हो गई है या नहीं? एक बड़ा सवाल निशान जो है वो कराची में होने वाले जलसे के हवाले से है। अब वो सिक्योरिटी से तो मशरूत है, लेकिन सिंध हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर जो है वो सिंध हुकूमत ने अपने तौर पर जो है वो उस जलसे की इजाज़त जो है वो दे दी है। अब तहरीक इंसाफ वहाँ पर किस तरह का जलसा करती है, अगर उन्हें इजाज़त मिल जाती है तो ये देखना होगा। तहरीक इंसाफ का दावा तो है कि वो जो है वो बड़ा जलसा करेंगे, पावर शो करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब साथ है? कुछ ही देर में अली मोहम्मद खान साहब जो है वो फिर से जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। बहरहाल मकसद यही है कि वो तहरीक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका चलाने का बार बार जो है वो कहती है। हमने इससे पहले देखा कि वो जो जलसे थे वो ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा में ही होते रहे। वहाँ पर ही जो है वो साबिक वज़ीर आला अली मिन गंडापुर वहाँ पर जलसे करते थे, और वो जलसे जो है वो मोमेंटम जो चाहिए था वो उस तरह से बनाने में कामयाब नहीं हो सके। कुछ इस्लामाबाद की तरफ मार्चेज़ हुए, लेकिन उन मार्चेज़ के बाद भी जो है वो मतलूबा मकासद जो थे वो हासिल नहीं हुए थे। अली मोहम्मद खान साहब साथ फिर आ गए, ज़रा उन्हीं से जो है वो गुफ्तगू जो है वो जारी रखते हैं। अली भाई, मैं पूछना ये चाह रहा था कि जो पॉलिटिकल स्पेस जिसका नाम मिलने का गिला किया जाता था, ये क्या इसको मतलब ये जो लाहौर में एक्टिविटी है और कराची में जो कुछ एक्टिविटी हो रही है सिंध के अंदर, आपको लगता है पॉलिटिकल स्पेस मिलना शुरू हो गई है? इनकी हद तक तो आप कह सकते हैं, लेकिन लाहौर का तो आप इसलिए नहीं कह सकते कि जो महमूद खान नचकजई साहब और अल्लामा नासिर अब्बास साहब की कॉन्वाई के साथ पंजाब में किया गया है, आपने भी देखा होगा जिस तरीके से उनका टूटे हुए शीशों के साथ और गाड़ियों पे अटैक करके स्वागत किया है, ये तो एक स्टेप और आगे चले गए हैं। यानी कि वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तो नहीं है, हमारे साथ तो आप करते ही थे, अब हमारे एलाइज के साथ ये आप करने लगे हैं। जिस तरह ये कोई करने वाला काम है, जिस तरीके से ये लोग गए हैं और तहरीक इंसाफ के और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन के कारकुन हैं या उनके जो साथी हैं, उनकी गाड़ियों को जो अटैक किया है, आपने नहीं देखा? तो दैट वाज रियली इन अ बैड टेस्ट, टोटली अनलाइक व्हाट हैपेंड इन सिंध। सिंध में बेहतर था, तो इसको तो आप स्पेस नहीं कह सकते। बाकी अगर वो लाहौर में है तो क्या करें, महमूद खान नचकजई और अल्लामा नासिर अब्बास को हाथ पैर बांध के रावी में तो फेंकने से रहे, माज़अल्लाह, खुदा ना खास्ता। तो वो उधर कम अज कम पाकिस्तान के शहरी हैं, मुलाकात तो वो कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी पॉलिटिकल रैली को उन्होंने अटैक किया है, ये किसके हुक्म पे हुआ है? क्या उसका कोई नोटिस हाई लेवल पे लिया गया है? वज़ीर आला साहिबा के हुक्म पे अगर नहीं हुआ तो वो किधर है? क्या उन्होंने नोटिस लिया है जो महमूद खान साहब के कॉन्वॉय के साथ पंजाब में हुआ है?
अच्छा, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है अली मोहम्मद खान साहब, जहां पर पॉलिटिकल स्पेस कंसीड करने की बात आप उसे कह लें। एक तो है ऑपोजिशन लीडर, तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, तो तहरीक इंसाफ के पास ऑपोजिशन लीडर का ओहदा होना चाहिए, लेकिन वो मामला अभी तक लटका हुआ है। लेकिन वहां पर जो है वो तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकजई को नॉमिनेट कर दिया। दूसरी जो चीज़ है वो मुज़ाकरात के हवाले से भी रिसेंट जो हमने बयान देखे उसमें यही तहरीक इंसाफ की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात अगर करने हैं तो महमूद खान अचकजई ने करने हैं, यही जो है वो बात करेंगे। अब क्या आपको नहीं लगता ये इनिशिएटिव या ये जो सारा जो प्रोसेस है उसके अंदर तहरीक इंसाफ को खुद इन्वॉल्व होना चाहिए अपने तौर पर बतौर पार्टी? मैं तो पार्टी को यही मशवरा दूंगा कि लीडर हमारा जेल में है, इमरान खान साहब जेल में है, वो तकलीफ में है, तो चकजई साहब और नासिर अब्बास साहब अपनी वो बेचारे कोशिश जरूर कर। अली मोहम्मद खान साहब से फिर से रब्ता करेंगे, उनका जो है वो रब्ता मुनक़ता हो गया है। जो अपोजिशन वाला मामला है ये भी अभी तक लटका हुआ है, इस पर हुकूमती कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मैं उनसे यही जानने की कोशिश कर रहा था कि जो अपोजिशन लीडर का इशू है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किस तरह से हैंडल करेगी, क्योंकि ये मामला है बड़ा इंपॉर्टेंट है। पार्लियामान को अगर चलाना है, पार्लियामान के अंदर जिन जमातों की नुमाइंदगी है उन जमातों में से जो है वो किस जमात का अपोजिशन लीडर जो है वो आना चाहिए, और वो फिर अपोजिशन लीडर ज़ाहिर बात है पार्लियामानी प्रोसीडिंग्स का हिस्सा होता है, जो कानून साजी होती है वहाँ पर उनकी एक आवाज़ होती है। इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आप को विड्रॉ भी कर लिया, जो कमेटियों की वर्किंग्स थी, जो स्टैंडिंग कमेटीज़ थी, वहाँ से भी जो है वो अपने आप को जो है वो विड्रॉ कर गए, और वहाँ पर भी अभी ये भी पूछा जा रहा है कि क्या वहाँ पर जो है वो उनकी वापसी होगी या नहीं होगी, ये अभी तक जो है वो एक सवालिया निशान है। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट इशू था वो मुज़ाकरात वाला था कि हुकूमत के साथ अगर मुज़ाकरात करने हैं तो वो किसने करने हैं, लेकिन वहाँ पर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि मुज़ाकरात अगर करने हैं तो वो महमूद खान अचकजई जो है वो करेंगे, और इमरान खान ने महमूद खान अचकजई को मैंडेट जो है वो दिया है कि वो मुज़ाकरात करें और वो जो है वो बातचीत करें अगर कोई बातचीत जो है वो होनी है। तहरीक इंसाफ साथ ये भी कहती है कि हम जो महमूद खान अचकजई की ही कॉल है जो 8 फरवरी को एहतजाज की, हम उसके भी जो है वो साथ हैं, और उस पर भी जो है वो उन्होंने जो है वो बारहा जो है वो बात की है, और उन्होंने ये कहा है कि उस कॉल को भी जो है वो हम कामयाब बनाएंगे, और उस दिन जो है वो हड़ताल भी जो है पहिया जाम हड़ताल की जो कॉल है और उस दिन जो है वो पहिया जाम हड़ताल भी होगी। बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं। 8 फरवरी का एहतजाज ऐसा लगता है कि का सियासी मोड़ जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए होगा। तहरीक इंसाफ क्या इसको ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि जिसके बाद जो है वो मुज़ाकरात शुरू होंगे, या फिर जो है वो ये तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद मुश्किलात जो है वो होंगी, और फिर ये भी कि इस एहतजाज के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो क्या पोजीशन होती है, ये भी जो है वो देखना होगा। बहरहाल ये वो इश्यूज़ हैं जो तहरीक इंसाफ से जो है वो जुड़े हुए थे और जिन पर जो है वो हमने प्रोग्राम के जो है वो पहले हिस्से में बात करनी थी। अभी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो उनका दौरा जो सिंध का है वो अभी जारी है, वो हैदराबाद और फिर कराची भी जो है वो दोबारा आना है, लेकिन जो बुनियादी तौर पर वो उनकी तरफ से बात जो की जा रही है वो कह रहे हैं कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट के लिए जो है वो लोगों को मोबिलाइज जो है वो कर रहा हूँ, और स्ट्रीट मूवमेंट के लिए जो है वो उनको मैंडेट दिया गया, और इमरान खान की तरफ से कहा गया है कि जो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी होगी वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी करेंगे। अब ये स्ट्रीट मूवमेंट के खदोखाल क्या होंगे, किस तरह की स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चलाने का इरादा रखती है, क्या जलसे होंगे, एहतजाज होगा या मार्च होगा, तो ये देखना होगा। बहरहाल प्रोग्राम में जो है वो अभी एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद, लेकिन वापस आकर जो है वो हम ईरान की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं और बड़ी तेज़ी के साथ हो रही हैं। आखिर ईरान में जो है वो क्या हो रहा है, इस ब्रेक के बाद आकर डिस्कस करते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईरान में महंगाई के खिलाफ 9 दिनों से जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जो है वो बेकाबू हो गए। गुज़िश्ता रात से एहतजाज में मजीद शिद्दत देखने में आई है। कई शहरों में वहाँ शदीद झड़पें हुई हैं। मुजाहरीन ने मुख्तलिफ इलाकों में तोड़ फोड़ की है और सरकारी और अवामी इमलाक को निशाना बनाया गया। गैर मुल्की इंसानी हकूक़ के इदारों के मुताबिक तेहरान और मशहद में रात गए हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए गए और ये एहतजाज 100 से ज़ायद तक जो है वो मकामात पर फैले हुए हैं। अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन ने यह दावा किया कि मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान होने वाली झड़पों के दौरान अमवात की तादाद 217 तक पहुंच गई है। अब तक तकरीबन 2500 अफराद जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक एहतजाज के दौरान कई जो बैंक थे, मसाजिद थी, 2 अस्पताल और 48 फायर ट्रक्स को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि सरकारी इमारतों और पुलिस स्टेशन पर भी हमले हुए, जिसके नतीजे में कई सिक्योरिटी एहलकार वहां जख्मी हुए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल है या जुज़वी तौर पर बंद है। अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की सूरत में जो है वो एक बार फिर ईरान को सख्त वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने ईरान की सूरत हाल पर नजर रखी हुई है और अगर ईरान में लोगों को मारा गया तो अमेरिका मुदाखलत करेगा। ताहम उन्होंने यह भी वाजे किया कि इसका मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं है। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान इस वक्त मुसीबत में है। मुझे ऐसा लगता है कि ईरान के कुछ शहरों पर लोग काबिज हैं। उन्होंने दावा किया कि ईरानी हुकूमत ने बरसों अपने अवाम के साथ बुरा सलूक किया। ईरानी हुकूमत को आज अपनी अवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कुछ फसादी अनासिर अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाकर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान कराए के फौजियों और बैरूनी मुदाखलत को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरानी वजारत खारजा का यह कहना है कि ईरान के दाखिली अमूर पर अमरीकी बयानात मुदाखलत और धोखादही के मुतरादिफ है। ईरान के वजीर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि रियासती खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और ईरान के दाखिली मामलात में आलमी मुदाखलत को रोका जाए। ईरानी सफ़ीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा ने जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को ख़त लिखा है, जिसमें अमरीकी इक़दामात को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। इस खत में मज़ीद ये कहा गया है कि अमरीका की पॉलिसियाँ आलमी अमन और बैन अल-अक़वामी क़वानीन के लिए ख़तरा हैं। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने यह कहा है कि गैर मुल्की हिमायत याफ्ता अनासिर ने एहतजाज को तशद्दुद की जानिब मोड़ने की कोशिश की। ईरानी चीफ जस्टिस ने यह वाज़ेह किया है कि मुल्क में बदअमनी और इंतशार फैलाने वालों के साथ अब किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी, बल्कि फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अब दूसरी तरफ फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी ने ईरान में मुजाहिरीन की हलाकतों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इस पर फ्रांसीसी सदर, बरतानवी वज़ीर आज़म और जर्मन चांसलर इन्होंने एक मुश्तरका बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि ईरान सिक्योरिटी फोर्सेस के तशद्दुद उन्होंने जो किया है उस पर उन्हें तशवीश है। बयान में ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर जोर दिया गया है कि वो तशद्दुद से बाज रहे। मुश्तरका बयान में यह भी कहा गया है कि ईरानी हुकाम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी आबादी का तहफ़्फ़ुज़ करें और आज़ादी इज़हार राय और पुरअमन इज्तिमा की इजाज़त दें। दूसरी तरफ वजारत खारजा जो पाकिस्तान की है, उसने भी पाकिस्तान के शहरियों से कहा है कि वो अपनी हिफाजत और सलामती के लिए हालात बेहतर होने तक ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी ट्रैवल एडवाइजरी के मुताबिक ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों से कहा गया है कि वो इंतहाई एहतियात बरतें और पाकिस्तानी सफारती मिशन से बाकायदा राब्ते में रहें। जबकि ईरान की ताज़ा सूरत हाल में पाकिस्तानी सफारत खाने ने शहरियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट भी कायम कर दिया है। यह जो ईरान की सिचुएशन है वहाँ क्या हो रहा है मुजाहिरों के हवाले से इस वक्त जो है वो अपडेट जो है वो क्या है, इस पर जो है वो बात होगी। जर्नलिस्ट हुसैन जो है वो इस वक्त मेरे साथ जो है वो मौजूद है, उनसे इस हवाले से जो है वो मजीद बात करते हैं। जॉन हुसैन, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो है वो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मुजाहिरों का सिलसिला जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक हमने देखा है कि इनमें शिद्दत आई है। क्या वजह है कि मुहर्रकात इसके पीछे जो है वो आपको क्या नजर आते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। बीच में कम हुए थे प्रोटेस्ट, लेकिन दोबारा बढ़ गए। डॉलर की वैल्यू क्योंकि दोबारा जंप कर गई, और इसके पीछे वजह ऑब्वियसली ये डॉलर का जो प्रेशर है वो भी है, लेकिन साथ साथ जो फॉरेन इंटरफेरेंस या मुदाखलत जो मोसाद की तरफ से नजर आ रही है। पॉम्पे साहब का ट्वीट है और मोसाद का ट्वीट अपना खुद का भी है, डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी ट्वीट है, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो बहरहाल ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक तरीके से जो नेटवर्क्स है उनको एंगेज करके बाहर ऑर्गेनाइज तरीके से लाके जलाओ घेराव करना, ये चीजें इस वक्त चल रही है। तो आई थिंक इसके अंदर बहुत बड़ा फैक्टर एक फॉरेन इंटरफेरेंस भी है, बैरूनी मुदाखलत भी है। अच्छा, और ईरानियन जो गवर्नमेंट है वो इन मामलात को किस तरह से अभी देख रही है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, उसके लिए क्या चैलेंजेस हैं?
बहुत अच्छा सवाल है। आयतुल्ला खामनेई का कल बयान आया कि आवाम को कहा उन्होंने कि वहदत रखें। तो जो प्रो इनकलाबी तबका है यहाँ पे, उनको कह दिया है कि आप रिस्ट्रेंट शो करें, पेशेंस शो करें, आप एंगेज नहीं करें। आप लोग काउंटर प्रोटेस्ट जो है वो इस तरीके से डायरेक्टली आप प्रोटेस्टर्स के साथ एंगेज ना करें। साथ साथ पुलिस का जो रद्द-ए-अमल रहा है वो यही रहा है कि वो प्रोटेस्टर्स के साथ एज लॉन्ग एज दे आर पीसफुल उनके साथ एंगेज नहीं करते, लेकिन जहां पे राइट्स होते हैं या राइटर्स आते हैं वहां पे पुलिस एंगेज करती है। साथ ही साथ मोसाद के जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पे इंटरनेट ब्लैकआउट भी कर दिया है। और फिर भी आपको अच्छा। नजर आ रहा होगा कि ईरान से इंफॉर्मेशन आ रही है, तो क्लियरली उसमें जो है वो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। बट गवर्नमेंट का रद्द-ए-अमल यही रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसको एस्केलेट ना होने दें, जबकि अच्छा। एस्केलेट हो रहा है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन आज के दिन जो है वो गवर्नमेंट ने क्लैम्प डाउन स्टार्ट किया है, तो कुछ चीजें कंट्रोल में आई हैं। राइट। और जो जो प्रोटेस्ट हैं उनकी डिमांड्स क्या हैं जो इस वक्त मुजाहिरीन हैं? प्रोटेस्टर्स की डिमांड है कि देखें, दो, अब इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं ना। जेन्युइन प्रोटेस्टर्स जो है वो तो डिमांड कर रहे हैं कि इकोनॉमिक जो प्रेशर है उसको रिलीफ मिली जाए, किसी तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल करे डॉलर को, या किसी तरीके से जो है वो सिचुएशन को कंट्रोल में लेके आए। जो दूसरे लोग हैं वो ऑब्वियसली उनकी डिमांड्स कुछ और हैं। वो जो भी उनके मुख्तलिफ जैसे कर्डिश मिलिशियाज एक्टिव हो गई, उनकी डिमांड है कि सेपरेट किया जाए ईरान को। मुजाहिदीन खल्क है वो अपना एक जंग लड़ी है ईरान में। तो मुख्तलिफ ग्रुप्स की मुख्तलिफ डिमांड्स हैं, और प्राइमरीली जो जेन्युइन प्रोटेस्टर्स की डिमांड है वो इकोनॉमिक ही है। अच्छा, देखिए दो चीजें हैं। एक तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुसलसल और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बयानात आ रहे हैं, लेकिन दूसरा एक जो सेंटिमेंट प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो ईरानी डायस्पोरा है, जिसका मुसलसल जिनकी तरफ से जो है वो हम देख रहे हैं, ये खदशात का, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। ये जो दोनों मामलात हैं इनको ईरान के अंदर किस तरह से देखा जा रहा है? अगेन बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ईरान के अंदर जो सिचुएशन है और जो दिखाई जाती है या जो बाहर डायस्पोरा से नजर आती है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है इसमें। और वो फर्क ये है कि जो लोग बाहर हैं ईरानी, वो प्रेडोमिनेटली वो लोग हैं जो यहाँ से रेवोल्यूशन के दौरान भाग गए थे, या जो शाह के सपोर्टर्स थे जो एग्जाइल कर गए थे राइट बिफोर द रेवोल्यूशन। तो जो वेस्टर्न मीडिया में प्रोजेक्शंस हैं या जो जिस तरीके डायस्पोरा नजर आती है ईरान की, उससे रियलिटीज बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि प्रेडोमिनेटली ईरानीज जो है वो सोशल मीडिया यूज नहीं करते। और यहाँ पे जो मेजोरिटी लोग हैं, जो मजहबी तबका है, वो तो बिल्कुल भी इन चीजों को जो है वो ना यूज करता है सोशल मीडिया, ना फॉरेन जो ट्वीट्स हैं उनके ऊपर ज्यादा जो है वो ध्यान देता है। बहरहाल एक बहुत माइनॉरिटी में आई वुड से एक लिबरल तबका भी है जो इन्फ्लुएंस्ड है ईरान इंटरनेशनल, मानो तो इन सारे अच्छा। चैनल से, वो किसी न किसी तरीके से सिंपैथेटिक हैं टुवर्ड्स चेंजिंग द एंटायर सिस्टम। और आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, ये तवक्को क्या ये मुजाहरे बढ़ सकते हैं या कम होते हुए नजर आ रहे हैं? ईरान के मुख्तलिफ शहरों में रिपोर्ट किए जा रहे हैं प्रोटेस्ट, इलाम में, कुर्दश में, अब्दनान में, रश्त में। बहुत मतलब प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, खत्म भी हो जाते हैं। प्रो गवर्नमेंट प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, एंटी राइटर रैली भी हो रही है इस्फहान में, कुम में, मशहद में, तेहरान में, हर जगह पे। तो इट्स अ मिक्स बॉइलिंग पॉट। यहाँ पे किसी जगह पे प्रोटेस्ट होते हैं शुरू, मतलब बहुत कम स्केल, छोटे स्केल पे भी होते हैं। किसी जगह पे सिर्फ वायलेंस के इंसिडेंट्स होते हैं। तो अच्छा। वाइड स्पैन है ऑफ कोर्स ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नहीं कह सकते कि ईरान में हर जगह हो रहा है, ये भी कहना गलत होगा इसको एट द सेम टाइम। बहरहाल ये मुझे बढ़ती हुई तो नजर नहीं आ रही, मुझे कम होती हुई नजर आ रही है। जिस हिसाब से आज भी रेगुलर चीजें चल रही थी, मेरे बेटे को स्कूल में मैं लेके गया, चीजें खुली हुई हैं, मैं खुद भी काम से आया हूं अभी, तो कोई चीज मुझे नहीं लगता कि इतना सेंटिमेंट नहीं है ईरान के अंदर कि इस वक्त कोई कोट एंड कोट रिजीम चेंज जो है वो हो जाए। प्रोटेस्ट बिल्कुल हो रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग बाहर भी आ रहे हैं, लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि मेजोरिटी जो है वो चाह रही है चेंज करना सिस्टम। तो आई डोंट थिंक द सिस्टम विल चेंज। बहरहाल पॉलिसीज हो सकता है कि चेंज हो जाए। राइट, बहुत शुक्रिया। जॉन हुसैन मौजूद थे और ईरान की सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट भी दे रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी जो ईरान की सिचुएशन है इसी पर कुछ और बात होगी। और आसिफ दुरानी साहब पाकिस्तान के सीनियर सफारतकार हैं, ईरान में सफ़ीर रह चुके हैं पाकिस्तान के, वो हमारे साथ मौजूद होंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईरान में जो पिछले 9 दिनों से हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं, ऐसा नज़र आ रहा है कि इन मुजाहरों में शिद्दत आती जा रही है। जो वेस्टर्न मीडिया है वो हलाकतें रिपोर्ट कर रहा है। कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो मुख्तलिफ सरकारी इमलाक हैं उनकी तोड़ फोड़ की जा रही है, और इसी मामले के ऊपर अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ास तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार जो है वो बयानात भी आ रहे हैं। और अमरीकी सदर ने भी कहा कि हमने जो है वो ईरान की सूरत हाल पर जो है वो नज़र रखी हुई है और अमेरिका जो है वो मुदाखलत कर सकता है, लेकिन उन्होंने साथ वाज़ेह किया कि अभी जो है वो इसका मकसद या मतलब जो है वो फ़ौज उतारना जो है वो नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की जो हुकूमत है उसका मौक़िफ़ ये है, वो कह रहे हैं कि ये अमरीकी इमा पर जो है वो इस तरह के मुजाहरे किए जा रहे हैं और लोग फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए आम सवाल ये है कि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पर अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है या एक मरतबा फिर से कन्फ्रंटेशन या कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जो है वो मामला जाता है, तो हमारे लिए क्या असरात हो सकते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में इसी पर जो है वो बात होगी। पाकिस्तान के साबिक नुमाइंदा खुसूसी और सफ़ीर आसिफ दुरानी साहब इस वक्त मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं। पाकिस्तान के सफ़ीर ईरान में रह चुके हैं। आसिफ दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आसिफ दुरानी साहब, सबसे पहले मैं जो सिचुएशन पर आपका ज़रा एनालिसिस चाहता हूँ। ये जब से मामलात बने हैं, ये प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं और अमरीकी बयानात भी हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुसलसल जो है वो देख रहे हैं, आपको लगता है मामला किसी कॉन्फ्लिक्ट या कन्फ्रंटेशन की तरफ जो है वो जा सकता है? जी, बहुत शुक्रिया रहमान। सूरत हाल तो इसमें कोई शक नहीं सीरियस है और इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। और ये है कि ईरान में इस किस्म की जो है सूरत हाल पहले होती रही, उस पर काबू पा लिया गया, जानी इतलाफ भी हुए, लेकिन ये खास तौर पे इस वक्त जो सूरत हाल है, एक तो इमीडिएटली वेनेजुएला पे हमले के बाद जो है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो धमकी दी गई है, और उसमें भी आप देखते हैं कि जो डॉलर का जो जिस तरह से रेट बढ़ा है ईरान के अंदर, और उसने मुल्क में इन्फ्लेशन को बहुत बढ़ा दिया है। बेरोजगारी वहाँ पहले से है, इन्फ्लेशन जो है अपनी यानी अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे चला गया है। तो ये चीजें जो है एक इट्स ए सोर्स ऑफ कंसर्न, और उसमें अमेरिका और इजराइल का हाथ तो है सो है। जून में आपने देख लिया था 12 दिन की जंग हुई थी, तो उसमें नुकसान हुए। तो ये अमेरिका तो शुरू दिन से ही ईरान पे उन्होंने सैंक्शंस लगाई हुई थी। वो कोई ऐसा मौका जाने नहीं देते थे हाथ से जिसके तहत ईरान कोई भी रिजीम है उसके ऊपर जो है वो इक्तिसादी तौर पे हमला कर सकें या फिर इवन सिफारती सतह पर। जी राइट। लेकिन दुरानी साहब, अमेरिकन स्टेटमेंट्स ईरान की सिचुएशन के हवाले से हमेशा से आती रही हैं। उनका जो मौक़िफ़ है वो हमेशा से जो उनकी जो पोस्टरिंग है वो हम देखते रहे हैं, बड़ी एग्रेसिव जो है वो रही है। लेकिन ये जो हालिया स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और जिसमें इंटरफेरेंस का, इंटरवेंशन का जो है वो जिक्र जो है वो किया जा रहा है, तो आपको लगता है कि ये जो बयानात हैं इनको महज धमकियों के तौर पर जो है वो लेना चाहिए, या फिर ये कुछ इससे बढ़कर भी मामला हो सकता है? देखिए, अभी जैसे वेनेजुएला में हुआ है, ये तो अब ऐसा नहीं रहा कि वो सिर्फ धमकियां थी। तो उन्होंने उस पर अमल भी कर दिखाया। अगरचे ईरान डिफरेंट बॉल गेम है, लेकिन उसमें ईरान के साथ टैक्टिक्स मुख्तलिफ हो सकती हैं। आपने खुद देख लिया कि इस वक्त जो ईरान के अंदर जिस तरह से मुजाहरे हो रहे हैं, लोगों में अनरेस्ट है, तो अमेरिका की हमेशा से कोशिश यही रही है, इजराइल की कोशिश रही है कि ईरान के अंदर जो है रिजीम चेंज की जाए। ये आज की बात नहीं है, पिछले 47 साल से जब से रेवोल्यूशन आया है तो इनकी कोशिश रही है। उसमें नाकामियां उनको होती रही हैं, लेकिन वो अपनी कोशिशों में मुसलसल जो है वो रवां दवा हैं। अच्छा। और उसमें ये जो पीरियड अगर आप देखें, जैसे स्कार्फ के एजिटेशन 2022 में शुरू हुए, उसका थोड़ा बहुत फर्क पड़ा कि अब जो खवातीन है वो अच्छी खासी तादाद अब बगैर स्कार्फ के शहर में, तो एक तरह की पैसिव रेजिस्टेंस थी। ये जो है इस वक्त जो आपको नजर आ रहा है, ये इसमें इक्तिसाद का ज्यादा हाथ है, और ईरान की जैसे मैंने कहा अंडर सैंक्शन रखा है, कोई उनके साथ विजिट नहीं कर सकता। सो मच सो कि हमारा पाकिस्तान और ईरान की जो गैस पाइपलाइन है, वो आपने देखा अंडर डेमोक्रेट लॉ अमेरिका में जो है वो
ये सैंक्शन उस पर लगी हुई है। गैस एनर्जी सेक्टर में आप ईरान के साथ जो है वो रवाबित नहीं रख सकते। लेकिन अब ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें जो आप उससे बिजनेस करते हैं आप भी लॉस में हैं और ईरान भी लॉस में है। तो ये हमारे लिए भी सोर्स ऑफ कंसर्न होना चाहिए क्योंकि हम ईरान के इमीडिएट नेबर हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ दुरानी साहब जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए जो है वो जाहिर बात है बड़ी क्रूशल चॉइस ऐसा लगता है कि जो है वो आ जाएगी। अभी तक तो हमने जब ये पहले मामलात ईरान के साथ होते रहे हमने उसको बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो नेविगेट किया है सिचुएशंस को। लेकिन कंसिडरिंग ये जो करंट सिचुएशन है आपको क्या लगता है हमारी खारजा पॉलिसी के लिए और सिक्योरिटी के हवाले से कितना चैलेंजिंग हो सकती है ईरान की सिचुएशन? इसमें तो कोई शक नहीं है। हमें वी कांट लोअर आवर गार्ड्स और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी, इसके अलावा हमें जो है अपनी सिक्योरिटी को भी जो है स्ट्रेंथन करना है क्योंकि इजराइल ने जो जून में हमला किया था ईरान पर उसमें पूरा ये वाज़ेह हो गया था कि इजराइल ने ईरान के सिस्टम को अंदर से सबोटाइज किया। इनसाइडर जॉब था जिसकी वजह से ईरान के जो है सिपाह और उनके आर्म्ड फोर्सेस जो थी उनकी टॉप ब्रास को जो है उन्होंने जो है दरमियान में से वो ख़त्म कर दिया। फिर साइंटिस्ट थे उनको मार दिया उन्होंने। तो ये बड़ा वाज़ेह और ये बहुत बड़ी ईरान के लिए वार्निंग थी। आप देख सकते हैं कि पहले 4-5 दिन तो इजराइल को जो है हेड ऑफ फील्ड है। तो ये अब खिते में ओवरऑल जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसमें बड़ा तगय्युर आ रहा है जो हमारे लिए सोर्स ऑफ कंसर्न होना चाहिए। और ऑलरेडी इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर अभी तक जो है वो जारी है और इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ जो है तालिबान रजीम के साथ जिस तरह से अपने रवाबित बढ़ाए हैं और टीटीपी की जिस तरह के हमले, तो ये ओवरऑल सिचुएशन हमारे लिए तो ये एक इंडिया है फर्स्ट फ्रंट है, अफगानिस्तान सेकंड फ्रंट है और ईरान में जो कुछ हो जाता है तो हमारे लिए एक इनडायरेक्ट फ्रंट ये कि सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए एक खतरा पैदा हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक, राइट। बहुत शुक्रिया आसिफ दुराब हमारे साथ मौजूद थे और जो ईरान की सूरत हाल है और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं उस पर जो है वो बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि किसी को पसंद आए ना आए ग्रीनलैंड हम लेकर रहेंगे। ग्रीनलैंड का जो मामला है वो खबरों का मरकज बना हुआ है। अमेरिकी सदर का कहना है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा ना किया तो चीन या रूस वहां काबिज होंगे। हम दोनों को अपना हमसाया नहीं बनाना चाहता हूं यह काम आसानी से हो वरना मुश्किल तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। उन्होंने ग्रीनलैंड के मामले पर रूस और चीन को बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो इस इलाके पर किसी को कब्जा करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए यह भी कहा कि फ़िलहाल ग्रीनलैंड से मुताल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर जारी है और ग्रीनलैंड के लिए रकम पर अभी बात नहीं हो रही, ये फैसला बाद में होगा। लेकिन ग्रीनलैंड के लोगों और सियासी नुमाइंदों ने ट्रंप के रवैये को तज़हीक और धमकी आमेज करार दिया, खासतौर पर जब ट्रंप की जानिब से ग्रीनलैंड की हैसियत को बज़ोर ताकत तब्दील करने की बात की गई। ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम ना तो अमरीकी बनना चाहते हैं और ना ही डेनिश। उनका यह भी कहना है कि ग्रीनलैंड बेचने या किसी ताकत के ज़ेर तसल्लुत आने की बात नहीं की जा सकती। ग्रीनलैंड की पार्लियामेंट की तमाम 5 पार्टियों ने मुश्तरका बयान में कहा है कि हम अमरीकी नहीं बनना चाहते, हम डेनिश भी नहीं बनना चाहते, हम ग्रीनलैंडर्स हैं। सियासी जमातों ने यह कहा था कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो खुद ग्रीनलैंड के लोगों के फैसले पर मुनहसर होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो इटालियन वज़ीर आज़म है उन्होंने ये कहा है कि यकीन नहीं कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कंट्रोल के लिए कोई फौजी कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड में मुमकिन अमेरिकी मुदाखलत के नेटो पर गहरे असरात होंगे और तमाम इत्तेहादियों को इसके मुमकिन नतायज को समझना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रीनलैंड में नेटो की संजीदा और मौसर मौजूदगी ज़रूरी है। अब अमेरिकी सदर का मुसलसल ग्रीनलैंड के हवाले से बयान देना ये बहुत ज़्यादा अहम है और इससे जो उनके यूरोप के साथ ताल्लुकात हैं उन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पड़ता है। अभी आज के प्रोग्राम से इस बाने मानज़ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।